नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज में आज हम अध्ययन करेंगे गुप्तोत्तर काल का, जिसमें हम देखेंगे पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। चलिए पुष्यभूति या वर्धन वंश की बात करते हैं। गुप्त वंश के पतन के बाद देखिए कुछ नए राजवंशों का उद्भव हुआ। ठीक है, अब कौन कौन से उसमें प्रमुख थे? मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती, गुप्त और गौड़, ये प्रमुख राजवंश थे। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य को स्थापित किया था। ठीक है, पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति नाम से भी आपको ज्ञात हो रहा है, और इनकी राजधानी थानेश्वर, ये कहाँ पर है? हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में है। ठीक है, और वर्तमान में इसका नाम है थानेसर। तो पुष्यभूति ने इसकी स्थापना की, और प्रभाकर वर्धन की अगर बात करेंगे तो यह इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। प्रथम प्रभावशाली शासक जिसने परम भट्टारक तथा महाराजाधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की थी। अच्छा, अगर गुप्त वंश की बात करेंगे तो उसमें महाराजाधिराज की उपाधि किसने ली थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती, उनसे 2 पुत्र हुए, एक राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, तथा एक कन्या राज्यश्री उत्पन्न हुई। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा गृहवर्मा के साथ हुआ। ठीक है, मालवा के शासक देवगुप्त ने गृहवर्मा की हत्या कर दी और राज्यश्री को बंदी बना लिया। अब क्या होता है? राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। अच्छा, शशांक कौन था? ये शैव धर्म का अनुयायी था, और इसने बोधि वृक्ष बोध गया को कटवा दिया था। मल्टीपल टाइम आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आगे क्या होता है कि राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन जो है वो थानेश्वर की गद्दी पर बैठ जाता है। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। ठीक है, हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बना दिया। तो कन्नौज को राजधानी किसने बनाया? हर्ष ने। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। ये आपसे कई बार पूछा गया है कि ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था या किसके शासनकाल में आया था, और हर्षवर्धन के शासनकाल में इनमें से कौन सा यात्री भारत आया। ठीक है, दोनों तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए ह्वेनसांग की अगर आप बात करेंगे तो इसको यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि, ये सब कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से वह भारत आया था। ठीक है, अच्छा, अब अगर नालंदा विश्वविद्यालय की बात चल रही है तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी ह्वेनसांग और इत्सिंग, ये 2 चीनी यात्री थे जिन्होंने नालंदा में शिक्षा प्राप्त की है। ठीक है, अच्छा, इत्सिंग की अगर आप बात करेंगे तो ये किसके शासनकाल में आया भारत? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, और ह्वेनसांग जो है तो ये किसके समय में था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है कि हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजता है। 643 ईस्वी 645 में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आते हैं। हर्ष ने कश्मीर के शासक बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे। ठीक है, यानी कि बुद्ध के जो दांतों के अवशेष थे उसको उन्होंने बलपूर्वक ले लिया था। कहाँ से? कश्मीर के शासक थे। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। भगवान शिव और सूर्य की पूजा करते थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था, लेकिन चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया। तो यानी पहले ये शिव जी की उपासना करता था, उसके बाद ये क्या है? बौद्ध धर्म को इसने अपना लिया था। चलिए, तो अच्छा देखिए, अब महायान की बात करेंगे तो महायान को हम थेरवाद भी कहते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा समझ लेते हैं। हीनयान और महायान 2 बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं मेनली। तो महायान में क्या है? महायान में मूर्ति पूजा है। ठीक है, तो जहाँ पर भी बुद्ध की मूर्ति की पूजा की जाती है उसका मतलब ये है वो महायान शाखा से संबंधित है। और हीनयान शाखा जो है उसका संबंध किससे है? बुद्ध की शिक्षाओं से। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपकी मूर्ति पूजा नहीं की जाती। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था।
हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष में एक समारोह आयोजित किया जाता था, यानी कि हर 5 साल में एक समारोह आयोजित हो जाता, उसे हम क्या कहते थे, महामोक्ष परिषद। ठीक है। वेनसांग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुआ था। ठीक, यानी कि इस तरीके से जो हर 5 साल बाद होता था, तो उसमें जो 6th था उसमें वेनसांग सम्मिलित हुआ। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे, उन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की। बाणभट्ट के गुरु जो थे उनका नाम था भरचू। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना स्वयं हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए थे। ठीक है। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह तो ना तो कट्टर हिंदू ही था और ना ही सारे देश का शासक था। ठीक है। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे, जो उसके अंदर होते थे, नीचे काम करते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को क्या कहते थे हम, भुक्ति, ये हमने लास्ट में गुप्त में भी देखा था। ठीक है। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय, उपरिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। ठीक है। और गुप्त में भुक्ति का जो शासक होता था वो उपरिक कहलाता था। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक होते थे, और ये जो पाठक हैं इनको हम आधुनिक तहसील करें, यानी कि अभी जो हमारी तहसील है उस समय पे इन्हें पाठक कहा जाता था। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान जो होता था वो ग्रामाक्ष पटलिक कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया है। दंडपाशिक तथा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। ठीक है। अब जो अश्व सेना है उसके जो अधिकारी हैं उन्हें बृहदेश्वर कहा गया, और पैदल सेना के बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा गया। ठीक है। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र, यानी कि जिसे हम जलपंप कहते हैं, उसका उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा जो था वो सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग किया गया है। अच्छा देखिए, अब लोकपाल की बात करेंगे तो भारत का जो पहले लोकपाल बने वो कौन थे, 2019 में बने थे, और उनका नाम क्या था, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है। बाकी जो हम डिटेल में बात करेंगे वो तो हम पॉलिटी में करेंगे ही, लेकिन अभी यहाँ लोकपाल शब्द आया तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। चलिए अब गुप्तोत्तर काल यानी कि वर्धन वंश से संबंधित कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना की पुष्यभूति वर्धन ने। ठीक है। अब राज्य हैं, इनकी राजधानी है, इनको सुमेलित करना है। तो देखिए, वर्धन की राजधानी थानेश्वर हो गई, मोखरी कन्नौज, वाकाटक आपकी पुरिका हो गई, और मैत्रक की हो गई वल्लभी। यानी कि 1 2 3 4, तो ए आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे। चलिए, तो देखिए वर्धन वंश का भी हमने देखा, पुष्यभूति। फिर आपका आ गया मोखरी, मोखरी हो गया आपका ईशान वर्मा। वाकाटक वंश आपका हो गया विंध्य शक्ति, और मैत्रक हो जाता है भट्टारक। तो वर्धन 4 आपका देखिए 2 पे है, मोखरी 2 आपका ये भी 2 पे है। उसके बाद आपका 3 जो है वाकाटक आपका विंध्य शक्ति, तो 3 इसमें है, और उसके बाद मैत्रक भट्टारक ये 1, ये आपका बी हो जाएगा 4 2 3 1। ठीक है। कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, तो उसने राजधानी बनाई वैजयंती या वनवासी को। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन सा था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। ये हर्षवर्धन था, जिसका पहले इसने शैव धर्म का ही उपासक था ये, और वेनसांग से मिलने के बाद इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, उसकी भी महायान शाखा को। ठीक है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है, बाणभट्ट। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया, वेनसांग। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है, हर्षवर्धन को, ये ध्यान रखिएगा। बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के, और इन्होंने हर्षचरित लिखी थी। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है, ऐहोल अभिलेख से। प्रतापशील, हुण, हरिण केसरी, महाराजा धीराज नामक उपाधियाँ किसने ली थी, प्रभाकर वर्धन ने। ठीक है। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित करी थी, कन्नौज। सकलोत्तरापथनाथ किसे कहा गया है, ये हर्षवर्धन को कहा गया है। वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है, हर्षवर्धन को कहा है।
गुप्त वंश के ह्रास के बाद यानी उसके अंत के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? ये था शशांक। चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? नर्मदा नदी के किनारे। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज। ठीक है, और उसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? कन्नौज। हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? बाणभट्ट हर्षचरित। हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। ठीक है, और कब? हर 5 साल में एक बार। और छठी वाली जो थी उसमें वेनसांग ने भाग लिया था, और इसे हम कहते क्या थे? महामोक्ष परिषद। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा, जिसको अब थानेसर के नाम से जानते हैं। हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? ये मौखरी नरेश गृहवर्मा के साथ हुआ था। ठीक है, हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की? गौड़ नरेश शशांक ने। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना की। किस उपलक्ष्य में की थी इन्होंने? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? ये हर्षवर्धन। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर था मथुरा। कवि बाणभट्ट निवासी कहाँ का था? थानेश्वर का। नागा ग्रंथ का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन। ये हो गया हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ पर? कन्नौज व प्रयाग में। नागानंद, रत्नावली व प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? हर्षवर्धन ने। आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? सीयूकी की रचना। ये वेनसांग की रचना है। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? ये वातापी या बदामी का। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। तो उस वल्लभी नरेश का क्या नाम था? उसका नाम था ध्रुवसेन द्वितीय। 641 ईस्वी में किस चीन के राजा ताएत्सुंग के पास एक राजदूत भेजा था? ये हर्षवर्धन ने भेजा। चलिए अब क्या होता है देखिए, हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताएत्सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, यानी 3 लोगों को भेजा था, जिसमें एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। ठीक है, अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है? ठीक है, जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ था उसका विस्तार से वर्णन किया है। उसका नाम है वांग वेन से। ठीक है, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? वेनसांग, और रचना है इनकी सीयू की। वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? 14 साल। वेनसांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया? कन्नौज में। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये हर्षवर्धन को दिया जाता है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रमण को किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, दक्षिणावर्ती मतलब ये दक्षिण की साइड बढ़ रहा था, और पुलकेशिन द्वितीय ने इसको हरा दिया था। कहाँ? नर्मदा नदी के तट पर। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए थे? ये हर्षवर्धन ने दिए। चलिए, हर्षचरित कादम्बरी देखिए बाणभट्ट की रचना है। नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शतक आपकी भर्तहरि की रचना है। सूर्य शतक आपकी मयूर की रचना है। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद हर्षवर्धन की रचना है। निम्न में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं है? तो कालिदास नहीं है। और कालिदास की बात करेंगे तो किनके रत्नों में ऐसे एक थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि हमने अभी गुप्त काल में पढ़ा था। असर्जन है, हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। जब हम इस तरीके से पढ़ते हैं तो हम असर्शन रीजन सही नहीं कर पाते हैं। अब देखिए पढ़ने का तरीका क्या है, क्योंकि रीजन है, इसका मतलब ये कारण है। क्योंकि हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया, इसलिए हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। तो आपके असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, और जो रीजन है वो सही व्याख्या कर रहा है। इसलिए जब भी असर्शन रीजन पढ़ते हैं, रीजन के सामने क्योंकि लगाएं, उसको पूरा पढ़ें, और फिर ये देखें कि इसलिए लगा के असर्शन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके लिए आपको फैक्ट्स भी पता होने चाहिए,
क्योंकि कई बार क्या होता है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन वो व्याख्या नहीं करता है। ठीक, चलिए, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सॉरी कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए, अवंती कौन था? हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, ये सही है। सिंहनाद उसका महासेनापति, कुंतल सेनापति या अश्वसेना का। तो ये सारे के सारे आपके सही हो जाते हैं यहाँ पे। चलिए, किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है लेकिन वो ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं? ये सब चीज़ें किसने की थी? वेनसांग ने। अग्रहार का क्या अर्थ है? ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान जो है वो अग्रहार कहलाता है। घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग काय के लिए होता था? खेत की सिंचाई के लिए। हमने अभी देखा था पंप, जिसको जल पंप भी बोला जाता है। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी बत्ती का क्या अर्थ है? ये होता है जलाशय की भूमि। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा क्या थी? 1/6 से लेकर 1/10। और गुप्त काल में क्या थी? 1/4 से लेकर 1/6। मौखरी शासकों की राजधानी थी कन्नौज। सीयू की नामक यात्रा का विवरण किससे जुड़ा हुआ है? वेनसांग से। चलिए, तो ये हमारा गुप्तोत्तर काल या वर्धन वंश समाप्त होता है। इसी प्रकार के अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशंस टाइम से मिलते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं दक्षिण भारत के राजवंश। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।